नमस्कार। सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र आज प्रारंभ कर रहे हैं। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में कुल 66 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 66। अभी जो 66 अध्याय हैं उसमें ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों से संबंधित 26 अध्याय हैं, यानी 1 से लेकर 26 अध्याय जो है वो ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों से संबंधित है। इसके बाद बाल ग्रह से संबंधित 12 अध्याय हैं। बाल ग्रह से संबंधित 12 अध्याय, 21 अध्याय काय चिकित्सा से संबंधित हैं। भूत ग्रह से संबंधित 3 अध्याय हैं, है ना। और लास्ट के जो 4 अध्याय हैं उनको तंत्र भूषण अध्याय कहते हैं, है ना। लास्ट के जो 4 अध्याय बचे वो तंत्र भूषण अध्याय है। मतलब 1 से 26 हो गया बाल ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों से संबंधित। फिर उसके बाद 12 अध्याय बाल ग्रह से संबंधित हैं। इसके बाद 21 अध्याय काय चिकित्सा से संबंधित हैं। 3 अध्याय भूत ग्रह से संबंधित हैं या भूत बाधा से संबंधित है, ठीक है। और लास्ट के जो 4 अध्याय हैं, अंतिम 4 अध्याय, उनको तंत्र भूषण अध्याय नाम दिया है ना। तंत्र भूषण अध्याय 4 हैं। रस STD, तंत्र भूषण अध्यायों की संख्या कितनी है? 4। रस STD, ठीक है। अब सबसे पहला अध्याय जो है उसका नाम है औपद्रविक अध्याय। सबसे पहला अध्याय है औपद्रविक अध्याय। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र की रचना किसने की है? तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र की रचना मैंने आपको पहले जब सुश्रुत संहिता का इतिहास बताया था तो उसी टाइम मैंने कहा था नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र की रचना की है ना। आचार्य नागार्जुन जो है वो उत्तर तंत्र के रचयिता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कोटेशन नंबर 5। कोटेशन नंबर 5 में लिखा शालाक्य तंत्र अभिहिता विदेह अभिप्रकीर्तिता, है ना। यानी शालाक्य तंत्र के रचयिता कौन है? वैदेह निमि, है ना। शालाक्य तंत्र के रचयिता वैदेह निमि है। और वैदेह निमि का जो काल है वो है ईसा से 2700 वर्ष पूर्व, है ना। ईसा से 2700 वर्ष पूर्व वैदेह निमि का काल है। इससे पहले अपन ने धन्वंतरी का काल पढ़ा था, तो धन्वंतरी का काल है ईसा से 2350 वर्ष पूर्व और वैदेह निमि का काल है ईसा से 2700 वर्ष पूर्व। तो जो धन्वंतरी हैं उनसे 350 वर्ष पहले के हैं वैदेह निमि, ठीक है। शालाक्य तंत्र का वर्णन इस उत्तर तंत्र में है। तो सबसे पहले अपन ने अष्टांग आयुर्वेद का क्रम पढ़ा था, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, वाग्भट के अनुसार। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ही शालाक्य तंत्र को द्वितीय स्थान पर रखा है। वाग्भट ने शालाक्य तंत्र को चौथे स्थान पर रखा है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग, यानी वाग्भट ने शालाक्य तंत्र को चौथे स्थान पर रखा है, चरक ने दूसरे स्थान पर और सुश्रुत ने भी शालाक्य तंत्र को दूसरे स्थान पर रखा है, ठीक है। अब इसको शालाक्य तंत्र क्यों कहते हैं? शालाक्य तंत्र क्यों कहते हैं? तो विमर्श में लिखा है नेत्र विद्या के पंडितों को शलाकी कहते हैं तथा शालाक्य शास्त्र के ज्ञाता को शालाकी कहा जाता है ना। जो व्यक्ति नेत्र रोगों का जानकार है उसको शलाकी कहा जाता है तथा नेत्र रोगों में शलाका प्रयुक्त होती है, इसलिए इस तंत्र को शालाक्य तंत्र नाम दिया है ना। शलाका का प्रयोग इनकी चिकित्सा में प्रयोग होता है, इसलिए इसको शालाक्य तंत्र नाम दिया है, ठीक है। नीचे देखिए वक्तव्य में लिखा है शलाका प्रधान कर्मम शालाक्यम, यानी शलाका इसमें प्रधान रूप से प्रयुक्त होती है, इसलिए इसको शालाक्य तंत्र कहा जाता है। सबसे पहले इसमें नेत्र की संरचना का वर्णन है ना। नेत्र की संरचना या नेत्र की एनाटोमी का वर्णन है। तो देखिए कोटेशन नंबर 10 और 11। सबसे पहले आ जाइए कोटेशन नंबर 10 और 11 पर नेत्र की संरचना पढ़ लेते हैं, है ना। तो नेत्र की संरचना के लिए क्या लिखा है सुश्रुत ने? सबसे पहले देखिए विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, यानी नेत्र का जो बाहुल्य है वो कितना होता है? 2 अंगुल, है ना। विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम, यानी नेत्र का बाहुल्य 2 अंगुल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा स्व अंगुष्ठोदर संमितम, अपने अंगुष्ठ के समान होती है, स्व अंगुष्ठोदर संमितम, ठीक है। 2 अंगुल इसका बाहुल्य है, स्व अंगुष्ठोदर संमितम, यानी अपने अंगुष्ठ के समान होता है। द्वय अंगुल सर्वतः, यानी इसका जो विस्तार है वो कितना है? द्वय अंगुल, है ना। 2 अंगुल इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा स अर्धभिषक नयन बुद्बुदम, स अर्धभिषक नयन बुद्बुदम, स अर्ध यानी जो इसका विस्तार है वो 2 के साथ आधा यानी 2.5 अंगुल हो गया।
तो बाहुल्य इसका हो गया 2 अंगुल, यानी उसका जो अग्र पश्चात व्यास है वो 2 अंगुल होता है। उसका आयाम जो है यानी लंबाई चौड़ाई उसकी कितनी है, 2.5 अंगुल। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा सुव्रतम गोस्तनाकारम। सुव्रतम यानी आकार, इसका जो आकृति है वो कैसी है, सुव्रतम यानी व्रत है। गोस्तनाकारम यानी गाय के स्तन के आकार की होती है। सर्वभूत गुणोद्भवम, सर्वभूत गुणोद्भवम यानी सभी प्रकार के भूतों के गुणों से युक्त होती है, यानी इसकी जो संरचना होती है वो पांचभौतिक होती है। पांचभौतिक कैसे है, नीचे लिखा है पलम भुवो अग्नितो, पलम भुवो अग्नितो, रक्तम वातात, कृष्ण सितम जलात, आकाशात अश्रु मार्गश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे, है ना। अर्थात जो इसका पलम यानी मांस वाला भाग है वो पृथ्वी महाभूत से निर्मित होता है ना। फिर इसके बाद लिखा रक्त वर्ण का जो भाग है वो अग्नि महाभूत से निर्मित होता है। असित यानी कृष्ण भाग जो है वो वायु महाभूत से निर्मित होता है। श्वेत भाग जो है वो जल महाभूत से निर्मित होता है, तथा जो अश्रु मार्ग हैं, अश्रु मार्ग जो है वो आकाश महाभूत से निर्मित होते हैं, है ना। तो ये नेत्र का पांचभौतिकत्व हो गया, यानी पलम मांस वाला भाग पृथ्वी महाभूत से, रक्त वर्ण वाला भाग अग्नि महाभूत से निर्मित, कृष्ण वर्ण वाला भाग वायु महाभूत से निर्मित होता है, श्वेत वर्ण वाला भाग जल महाभूत से निर्मित होता है, और अश्रु मार्ग वाला भाग जो है वो आकाश महाभूत से निर्मित होता है ना। तो इस पूरे कोटेशन में नेत्र की संरचना बताई है। नेत्र का बाहुल्य सुश्रुत ने कितना बताया, 2 अंगुल। नेत्र का आयाम कितना बताया, 2.5 अंगुल। नेत्र का जो आकार है वो कितना कैसा है, सुव्रतम, है ना। सुव्रत गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम। सुव्रत यानी आकार में गोल होती है, गोस्तनाकार होती है, सभी महाभूतों से निर्मित होती है, यानी सभी महाभूतों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये नेत्र की संरचना हो गई। नेत्र में पांचभौतिकत्व पाया जाता है, यानी नेत्र का प्रत्येक भाग अलग अलग महाभूत से निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट, नेत्र में मंडल और नेत्र में संधियां, पक्ष में वर्त्म और मंडल की संख्या कितनी कितनी होती है। देखिए सबसे पहले देखिए कोटेशन नंबर 14, मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने। मंडल, संधि और पटल ये कितने कितने हैं, यथा क्रमम जानियात पंच षट च सठेव च। यानी सबसे पहले लिखा मंडल, फिर संधि और फिर पटल, इनकी संख्या कितनी कितनी है, 5, 6 और 6। नेत्र में मंडल, संधि और पटल इनकी संख्या होती है 5, 6 और 6। नेत्र में मंडल, संधि और पटल की संख्या 5, 6 और 6 होती है। ठीक है, नेत्र में मंडल, संधियां और पटल क्रम से यानी यथा क्रम से 5, 6 और 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कोटेशन नंबर 15, सबसे पहले लिखा पक्ष में वर्त्म से श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम मंडलानी तू। यानी मंडल 5 कौन कौन से हैं, पक्ष्म, वर्त्म, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि मंडल। पक्ष्म, वर्त्म, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि मंडल। मंडल की संख्या कितनी होती है नेत्र में, 5 होती है। इसके बाद संधि, तो संधि की संख्या 6 है। संधि 6 कौन कौन सी है, देखिए पक्ष्म वर्त्मगत संधि, है ना। ऊपर से अपन मंडल से चल रहे हैं, पक्ष्म वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि, है ना। 4 संधि तो ये हो गई। फिर इसके बाद कनीनगत और अपांगगत संधि, कनीनगत और अपांगगत संधि। कनीनगत मतलब इनर कैंथस हो गया और अपांग मतलब आउटर कैंथस हो गया, है ना। इनर कैंथस और आउटर कैंथस, ऐसे करके संधियों की संख्या कितनी हो गई, संधियों की संख्या 6 है। ठीक है, पक्ष्म वर्त्म, वर्त्म शुक्ल, शुक्ल कृष्ण, कृष्ण दृष्टि, है ना। 4 तो ये हो गई। फिर इसके बाद कनीनगत और अपांगगत संधि, तो संधियों की संख्या कितनी है, 6 संधियां। उसके बाद पटल, तो पटल की संख्या भी 6 है। पटल की संख्या 6 कौन कौन सी, 2 वर्त्म पटल होते हैं और 4 कौन कौन से हैं, तेजो जलाश्रित, मांसाश्रित, मेद आश्रित और अस्थि आश्रित। तेजो जलाश्रित, मांस, मेद और अस्थि आश्रित, ऐसे करके पटल की संख्या भी 6 है। अब ये जो 6 पटल होते हैं इनमें से 4 पटल नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। 2 तो वर्त्म पटल हो गए ऊपर वाले, और बाद के जो 4 हैं तेजो जलाश्रित, मांस, मेद, अस्थि आश्रित, है ना। तेजो जलाश्रित, मांस, मेद और अस्थि आश्रित, ये जो 4 हैं ये क्या है, नेत्र गोलक के हैं। तो अगर पूछा जाता है नेत्र गोलक में पटल की संख्या सुश्रुत के अनुसार कितनी होती है, तो 4 पटल होते हैं नेत्र गोलक में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेत्र गोलक या अक्षी गोलक में पटल हैं 4।
इसके बाद देखिए वाग्भट ने नेत्र में मंडल की संख्या 4 मानी है। सुश्रुत के अनुसार मंडल 5 होते हैं, वाग्भट ने नेत्र में मंडल 4 माने हैं। और 4 पटलों की स्थूलता नेत्र की मोटाई का 1/5 भाग होती है। जो चारों पटल हैं उनकी उस स्थूलता वो कितना उनका प्रमाण होता है, कुल नेत्र के प्रमाण का 1/5 भाग, यानी पटलों का प्रमाण कुल नेत्र के प्रमाण का 1/5 भाग होता है वाग्भट के अनुसार। ठीक है, नेत्र में पटल 6, लेकिन अक्षी गोलक में पटल की संख्या कितनी है, 4 पटल होते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेत्र बंधन, इसके बाद देखिए नेत्र बंधन। नेत्र बंधन के लिए लिखा है कोटेशन नंबर 19 पर आइए। सिराणाम कंड्राश्च मेदस्य कालकस्य च गुणा कालात्परा सलेष्मा बंधने अक्षणों सिरायुतः। अर्थात नेत्र बंधन के लिए क्या लिखा, सिरा से लेकर कालकास्थि पर्यंत सिरा स्नायु कंडरा, सिरा कंडरा मेद तथा कालकास्थि पर्यंत जो बंधन होते हैं उनको नेत्र बंधन कहा जाता है। कालकास्थि के निकट भी श्लेष्मा की सिराओं से युक्त होकर नेत्र गोलकों को बांधने में सहयोग करते हैं, है ना। तो नेत्र बंधन किसको कहा जाता है, जो सिराएं हैं वो नेत्र बंधन का कार्य करती हैं। कंडराएं, मेद तथा कालकास्थि, सिरा, कंडरा, मेद और कालकास्थि, इनको क्या कहा जाता है, नेत्र बंधन की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन नेत्र रोग की संप्राप्ति पर आते हैं, है ना। नेत्र रोग की संप्राप्ति, उससे पहले कुछ 1-2 चीजें रह गई हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। शुरुआत में अपन ने क्या पढ़ा, चाणक्य तंत्र के रचयिता कौन है, वैद्य निमि। निमि का काल कितना है, ईसा से 2700 वर्ष पूर्व निमि का काल है, यानी धन्वंतरि से 350 वर्ष पूर्व निमि का काल है। सुश्रुत और चरक ने चाणक्य तंत्र को द्वितीय स्थान पर रखा है, वाग्भट ने चाणक्य तंत्र को चौथे स्थान पर रखा, है ना। चाणक्य तंत्र के ज्ञाता को शाला की संज्ञा किस आचार्य ने दी है, ये याद रखें, दलहन ने दी है। चाणक्य तंत्र के रचयिता को शाला की संज्ञा किस आचार्य ने दी है, दलहन ने। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने नेत्र की एनाटॉमी पढ़ी, उसका बाहुल्य 2 अंगुल, आयाम 2.5 अंगुल और उसका आकार कैसा होता है, सुब्रतम गोस्ताकारम सर्वभूत गुणोद्भवम। ठीक है, नेत्र में मंडल की संख्या 5 होती है, नेत्र में संधियों की संख्या 6 होती है और नेत्र में पटल की संख्या कितनी है, 6 होती है। अब इसके बाद आ जाइए नेत्र रोगों की संप्राप्ति, है ना। कोटेशन नंबर है नेत्र रोगों की संप्राप्ति, कोटेशन नंबर है 20 में लिखा, सिरा अनुसारी भी दोषे विगुणे ऊर्ध्वम आगते, यानी नेत्र रोगों में दोष कहाँ पर स्थित होते हैं, सिरा में, है ना। याद रखना है, नेत्र की सिराओं में दोष आश्रित होकर विगुण अवस्था को प्राप्त होकर दोषे विगुणे ऊर्ध्वम आगते, यानी ऊर्ध्व प्रदेश में आकर जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा, नेत्र भाग में रोग की उत्पत्ति करते हैं। रोगा परम दारुणा, है ना, परम दारुण नेत्र रोगों की उत्पत्ति करते हैं, है ना। तो नेत्र रोग की संप्राप्ति क्या हो गई, सिरा अनुसारिर्भिर दोषे विगुणे ऊर्ध्वमागते, है ना। नेत्र रोग में दो सिरा प्रदेश में स्थित होकर ऊपर की तरफ गति करते हैं। जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा, नेत्र भाग में रोग की उत्पत्ति करते हैं। परम दारुणा, है ना, परम दारुण नेत्र रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, नेत्र रोग की संप्राप्ति हो गई। तो नेत्र रोगों में दोष कहाँ पर स्थित है, सिरा अनुसार, सिरा प्रदेश में नेत्र रोगों में दोष स्थित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेत्र रोगों के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या क्या है, सबसे पहला पूर्व रूप लिखा, कोटेशन नंबर देखिए 21, 22 और 23। नेत्र रोगों का सबसे पहला पूर्व रूप क्या है, तत्र अविलम सरंभम, है ना, नेत्र का अविल यानी गदला होना। सरंभम, सरंभम मतलब लालिमा उत्पन्न होना। फिर इसके बाद लिखा अश्रु कंडु उपदेहवत, नेत्र में अश्रु यानी बार बार अश्रु की उत्पत्ति होना, कंडु की उत्पत्ति होना। फिर इसके बाद लिखा उपदेहवत। फिर इसके बाद लिखा है गुरुता, है ना, नेत्र में गुरु उषा, गुरु यानी उष्ण अश्रु की स्राव होना। तोद राग आदि, तोद और लालिमा की उत्पत्ति होना, ये सभी नेत्र रोगों के पूर्व रूप हैं। शूलम वर्तम कोशेशु, यानी वर्तम कोश में शूल की उत्पत्ति होना। शूक पूर्णाभम एवच, है ना, इंपॉर्टेंट है, शूक पूर्णाभम एवच, यानी नेत्र जो है वो शूक से पूर्ण प्रतीत होती है, यानी शूक से पूर्ण प्रतीत होती है। फिर इसके बाद लिखा है विहन्यमानम रूपे वा क्रियास्व अक्षी यथापुरा, विहन्यमानम क्रियास्व अक्षी यथापुरा।
ठीक है, ये सभी नेत्र रोगों के पूर्व रूप हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, नेत्र का आविल होना यानी गदला हो जाना, सरम यानी उसमें लालिमा की उत्पत्ति होना, अश्रु का स्राव होना, कंडू की उत्पत्ति होना, और जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो लिखा है शैशूलम वर्तम कोशेषु शूक पूर्णाभम एवच, यानी वर्तम कोश में शूल की उत्पत्ति होती है और शूक पूर्णाभम यानी नेत्र का शूक से पूर्ण प्रतीत होना नेत्र रोगों का पूर्व रूप है। ठीक है, फिर इसके बाद नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा लिखी है। सामान्य चिकित्सा क्या है नेत्र रोगियों की? संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, है ना। तो नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा में सबसे पहले बताया निदान परिवर्जन करना चाहिए, है ना। संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम यानी निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रयोग करना है। वातादीनाम प्रतिघातः प्रोक्तो विस्तरते पुनः, वातादीनाम प्रतिघातः यानी जो वातादि दोष बढ़े हुए हैं उनको कम करना है ना, यानी वातादि दोषों को कम करना है। वातादीनाम प्रतिघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः, और इसके बाद जो विस्तृत चिकित्सा है वो आगे फिर से कही जाएगी, है ना। तो ये तो सामान्य चिकित्सा हो गई, निदान परिवर्जन और वातादि दोषों को साम्य करना, वातादीनाम प्रतिघातः। इसके बाद लिखा है नेत्र रोगों के हेतु, है ना। नेत्र रोगों के हेतु क्या क्या है? सबसे पहले लिखा उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात, उष्ण जल से स्नान करके या उष्ण आतप आदि का सेवन करके जल में प्रवेश कर जाना, है ना। यानी उष्ण यानी ताप का सेवन करके जल में प्रवेश कर जाना, उष्ण अभितप्तस्य जल प्रवेशात। फिर इसके बाद लिखा दूरेक्षणात्, है ना। दूरेक्षणात् यानी दूर की वस्तुओं को देखना। स्वप्न विपर्यात, स्वप्न विपर्य से यानी निद्रा सम्यक नहीं होने से। प्रसक्त संरोधन कोप शोक क्लेश अभिघात मैथुनाश्च, है ना। कोप शोक अभिघात मैथुनाश्च, है ना। इन सभी से नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहला लिखा आतप का सेवन करके सहसा शीतल जल में प्रवेश कर जाना। दूसरा लिखा है दूर की वस्तुओं को अधिक देखने से दूरेक्षणात् नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर इसके बाद शयन में विपरीत यानी सम्यक निद्रा का सेवन नहीं करने से। फिर इसके बाद निरंतर रोदन करने से, है ना। प्रसक्त रोदन यानी निरंतर रोदन करने से। निरंतर कोप यानी क्रुद्ध होने से। शोक का प्रयोग करने से, क्लेश का प्रयोग करने से। अभिघात यानी चोट आदि लगने से, ठीक है, या अति स्त्री संभोग करने से नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये नेत्र रोगों के सामान्य निदान हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन है ना। नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन है इसके बाद। तो नेत्र रोगों का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले दोषानुसार बताया, फिर इसके बाद स्थान अनुसार बताया, स्थान के अनुसार, दोषानुसार, साध्यता असाध्यता के अनुसार, चिकित्सा के अनुसार, है ना। तो इस आधार पर नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन किया है। तो अपन को डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना। नेत्र रोगों का जो क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले अपन दोषानुसार नेत्र रोग पढ़ें, फिर उसके बाद स्थान के अनुसार पढ़ें, स्थान के बाद उसको साध्यता असाध्यता के हिसाब से पढ़ें, है ना। फिर उसके बाद चिकित्सा के हिसाब से पढ़ें। ये सभी नेत्र रोगों की क्लासिफिकेशन है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोषानुसार नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला वातज रोग। तो वातज नेत्र रोगों की संख्या 10 है। पित्तज नेत्र रोगों की संख्या 10 होती है। कफज नेत्र रोगों की संख्या 13 बताई है सुश्रुत ने। रक्तज नेत्र रोगों की संख्या 16 बताई है। सर्वज नेत्र रोगों की संख्या 25 है। और बाह्य नेत्र रोगों की संख्या कितनी है? 2। बाह्य नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है? 2। तो सुश्रुत के अनुसार कुल नेत्र रोग कितने हो गए? 76। सबसे पहले अलग अलग आचार्यों के अनुसार नेत्र रोग देख लेते हैं। सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोगों की संख्या 76 है। सुश्रुत के साथ में योग रत्नाकर ने भी नेत्र रोगों की संख्या कितनी बताई है? 76। तो सुश्रुत और योग रत्नाकर ने नेत्र रोगों की संख्या 76 बताई। शारंगधर तथा वाग्भट ने नेत्र रोगों की संख्या बताई है 94। आचार्य शारंगधर और वाग्भट ने नेत्र रोगों की संख्या बताई 94। माधव तथा भाव प्रकाश ने नेत्र रोगों की संख्या बताई है 78 78, है ना। माधव तथा भाव प्रकाश ने नेत्र रोगों की संख्या 78 बताई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया? सुश्रुत योग रत्नाकर 76, माधव भाव प्रकाश 78, शारंगधर और वाग्भट 96। तो सुश्रुत योग रत्नाकर कितने हो गए? 76, यानी सही प्रयोग से याद रखेंगे 76। फिर इसके बाद दूसरा मेरे भाई यानी माधव भाव प्रकाश 78,
शाबाश यानी शारंगधर वाग्भट 94, ठीक है। इसके अलावा चरक, तो चरक ने नेत्र रोगों की संख्या बताई है 4/96, 96 जो चरक ने बताए हैं वो कराल के समर्थन में बताए हैं, है ना। तो चरक ने नेत्र रोगों की संख्या 4/96 बताई है, ठीक है। अब देखिए वातज नेत्र रोग कितने हैं, 10, पित्तज कितने, 10, कफज 13, रक्तज 16, सर्वज 25 और बाह्यज होते हैं 2। अब इनमें साध्यता असाध्यता के हिसाब से देख लेते हैं। तो वातिक नेत्र रोग 10 होते हैं जिसमें से 6 साध्य होते हैं, है ना। 5 नेत्र रोग साध्य होते हैं, 4 असाध्य होते हैं और 1 याप्य है ना। वातिक नेत्र रोगों की संख्या 10 है जिसमें से 5 साध्य, 4 असाध्य, 1 याप्य होता है। फिर इसके बाद दूसरा पित्तज, तो पित्तज नेत्र रोगों की संख्या 6 है, 10 है, 10 में से 4 साध्य होते हैं, 2 असाध्य हैं और 2 याप्य हैं, है ना। 10 में से 6 साध्य हो गए, 4 असाध्य हैं और 2 याप्य हैं। कफज नेत्र रोगों की संख्या 13 है जिसमें से 11 साध्य होते हैं, 1 असाध्य है, 1 याप्य है ना। कफज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, 13, 11 इसमें से साध्य है, 1 असाध्य है और 1 याप्य है। रक्तज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, 16। रक्तज नेत्र रोगों की संख्या 16 होती है, 16 में से 11 साध्य होते हैं, 4 असाध्य हैं और 1 याप्य है। सर्वज नेत्र रोगों की संख्या 25 होती है जिसमें से 19 साध्य हैं, 4 असाध्य हैं और 2 याप्य होते हैं। 19, 4 और 2, 19 साध्य होते हैं, 4 असाध्य हैं और 2 याप्य हैं, है ना। ये है सर्वज नेत्र रोगों की संख्या, 19, 4 और 2, 19 साध्य हैं, 4 असाध्य हैं और 2 याप्य हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बाह्य नेत्र रोगों की संख्या 2 है और दोनों ही असाध्य होते हैं, है ना। तो ये साध्यता असाध्यता के आधार पर होंगे। अब कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं वो देखने हैं। वातिक नेत्र रोग कुल कितने हैं, वातिक नेत्र रोगों की संख्या है 10, है ना। 10 में से 5 साध्य हैं, 4 असाध्य हैं और 1 याप्य है। तो साध्य कौन कौन से हैं, वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, फिर उसके बाद शुष्क क्षिपाक, अन्यतोवात और वात विपर्य, है ना। वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, शुष्क क्षिपाक, अन्यतोवात और वात विपर्य, ये 5 जो हैं साध्य होते हैं। असाध्य कौन कौन से हैं, हतादिमंत, वातत्वर्त्म, निमिष और गंभीरिका, है ना। लाइन लिख सकते हैं, वातिक गंभीर नहीं होते हैं, तो वातिक गंभीर नहीं होते हैं। तो हतादिमंत हो गया, गंभीरिका हो गया, नहीं से निमिष हो गया, होते से वातत्वर्त्म हो गया, होते से हतादिमंत हो गया और वातिक से वातत्वर्त्म हो गया, है ना। तो वातत्वर्त, हतादिमंत, निमिष और गंभीरिका, ये 4 वातिक रोग ऐसे हैं जो असाध्य हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वातिक याप्य, याप्य में जो भी आएगा ना वो काच का भेद होगा, जैसे वातिक काच याप्य होता है ना। वातिक काच क्या है, याप्य है। इसके बाद पित्तज नेत्र रोगों की बात करते हैं। तो पित्तज नेत्र रोग कितने हैं संख्या में, 10 हैं, है ना। पित्तज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, 10। 10 में से 6 साध्य होते हैं। 6 साध्य कौन कौन से, पित्तज अभिषंद, पित्तज अधिमंत, पित्त विधक दृष्टि, शुक्तिका, अम्लादूषित दृष्टि और धूमदर्शी। शुक्तिका, अम्लादूषित दृष्टि और धूमदर्शी, ठीक है, 6 हो गए। फिर इसके बाद 2 याप्य होते हैं, एक तो पित्तज काच, इसी को कह सकते हैं परिमलाई काच और नील काच, है ना। परिमलाई काच और नील काच। और 2 असाध्य होते हैं, पैत्तिक स्राव, है ना, पैत्तिक स्राव और हिरस्व जाड्य। पैत्तिक स्राव और हिरस्व जाड्य ये असाध्य होते हैं। पित्त स्राव और हिरस्व जाड्य ये दोनों असाध्य होते हैं, ठीक है। तो वातिक 10 हो गए, पित्तज 10 हो गए। इसके बाद कफज, कफज 13 होते हैं जिसमें से 11 साध्य हैं, 1 याप्य है, 1 असाध्य है। 11 साध्य कौन कौन से हैं, कफज अभिषंद और अधिमंत तो होते ही हैं। फिर उसके बाद श्लेष्मयुतक दृष्टि, देखने से पता पड़ रहा है कफज है। प्रक्लिन्न वर्त्म, देखने से समझ में आता है। फिर इसके बाद देखिए लगन, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, पोथकी, पिष्टक और बलास ग्रथित। लगन, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, है ना। लुक, LUK, लगन, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, लुक। फिर इसके बाद पापा, PAPA, पोथकी और पिष्टक, बल यानी बलास ग्रथित, है ना। लुक, पापा, बल, है ना, पोथकी, पिष्टक और बलास ग्रथित, है ना। ये 6 रोग आप ऐसे याद रख सकते हैं, लुक, पापा, बल, LUK, लगन, उपनाह, क्रमी ग्रंथि,
पोथकी पिष्टक वैसे बलास ग्रथित, है ना। और लास्ट में क्या लिखा, शुक्ल अर्म, शुक्लार्म, है ना। शुक्ल अर्म कौन सा है, कफज है। देखने से समझ में आ रहा है शुक्ल वर्ण है, कफज होगा। तो कफज अभिषंद हो गया, कफज अधिमंत हो गया, श्लेष्मिदक दृष्टि, प्रक्लिन्नवर्त्म, लगन, उपनाह, क्रमी ग्रंथि, इसको लिख दिया। लुक पापा यानी पोथकी पिष्टक और बलास ग्रथित, लुक पापा बल, है ना। फिर लास्ट में क्या लिखा, शुक्लर्म। तो 11 प्रकार के जो कफज रोग हैं ये साध्य होते हैं। फिर इसके बाद देखिए कफज काच और कफज स्राव। कफज काच याप्य हो गया और कफज स्राव जो है वो असाध्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रक्तज। रक्तज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, तो रक्तज नेत्र रोगों की संख्या 16 है। उसमें से 11 साध्य होते हैं, 1 याप्य होता है और 4 असाध्य होते हैं। 11 साध्य कौन कौन से हैं, रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत। फिर इसके बाद देखिए सिरा उत्पात, रक्तज होगा, सिरा है, सिरा उत्पात, सिराहार, सिराजाल, 3 ही हो गए। फिर इसके बाद शोणितर्म, एवरण शुक्र, अर्जुन, पर्वणी, क्लिष्टवर्त्म, अंजन नामिका, ये 4 आप याद रखें, बाकी सब तो अपने आप हो जाएंगे, सैवरण, एवरण, है ना। तो रक्त का समझ में आता है, 4 याद रखिए, अर्जुन, पर्वणी, क्लिष्टवर्त्म और अंजन नामिका। अर्जुन, पर्वणी, क्लिष्टवर्त्म और अंजन नामिका, ये 4 जो हैं वो रक्तज साध्य होते हैं, है ना। और बाकी के याद हो ही जाएंगे, रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत, सिरा उत्पात, सिराहर्ष, सिराजाल, देखने से समझ में आ रहा है रक्तज होगा, है ना। शोणितर्म, है ना। और एवरण शुक्र, याप्य, याप्य रक्तज काच होगा। फिर उसके बाद असाध्य, तो असाध्य के लिए लिखा है रक्तस्राव, शोणित अर्श, अजकाजात और सैवरण शुक्ल, है ना। शोणित अर्श, अजकाजात और सैवरण शुक्र, रक्तस्राव, ये 4 रक्तज रोग असाध्य होते हैं। तो सैवरण शुक्र तो असाध्य हो गया, एवरण शुक्र साध्य होता है ना। अजकाजात असाध्य होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सन्निपातज। सन्निपातज नेत्र रोगों की संख्या कितनी है, सन्निपातज नेत्र रोगों की संख्या है 25, है ना। सन्निपातिक नेत्र रोग कितने, 25 हैं। 25 में से साध्य कितने होते हैं, याप्य कितने होते हैं और असाध्य कितने होते हैं, तो साध्य है 19, याप्य है 2 और असाध्य होते हैं 4, है ना। असाध्य याद कर लीजिए, है ना। पानक, PANK, पानक, P से क्या हो गया, पूयस्राव, है ना। A से अलजी, N से नकुलांध्य और K से PANK, K से क्या है, नहीं, PAAN है ना। अक्षिपाकात्य, अलजी, नकुलांध्य और पूयस्राव, है ना। तो 4 प्रकार के रोग जो हैं वो सन्निपातिक असाध्य होते हैं। पूयस्राव, अलजी, अक्षिपाकात्य, पाना है, पाना, PANA, है ना। पाना, PANA से याद रखना है। पूयस्राव, अक्षिपाकात्य, नकुलांध्य और अलजी, है ना। पूयस्राव, अक्षिपाकात्य, नकुलांध्य और अलजी, 4 प्रकार के सन्निपातिक रोग असाध्य होते हैं। फिर इसके बाद 2 प्रकार के याप्य हैं, पक्ष्मकोप और सर्वजकाच, है ना। पक्ष्मकोप और सर्वजकाच। 19 प्रकार के सन्निपातिक रोग साध्य होते हैं, है ना। 19 साध्य हैं, इसमें ज़्यादातर वर्तमगत रोग हैं, सभी को रटने की जरूरत नहीं है ना, इसको छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद बाह्य नेत्र रोग, तो बाह्य नेत्र रोग हो गए सैनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश, दोनों ही असाध्य हैं। सैनिमित्त और अनिमित्त लिंगनाश दोनों ही कैसे हैं, असाध्य हैं, ठीक है। इसके बाद नेत्र की रक्षा का महत्व बताया है। नेत्र की रक्षा क्यों करनी चाहिए, लिखा है चक्षु रक्षायाम सर्वकालम मनुष्यत्व को कर्तव्यो, यानी नेत्र की रक्षा प्रत्येक काल में यानी सर्वकाल में नेत्र की रक्षा करनी चाहिए, ये मनुष्य का कर्तव्य है। सारंगधर का श्लोक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें एक तो आपने पढ़ लिया दोषानुसार, दूसरा हमने पढ़ लिया साध्यता असाध्यता के अनुसार, है ना। दोषानुसार वातज नेत्र रोगों की संख्या 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, फिर इसके बाद सन्निपातज कितने हैं, 25, ठीक है। और बाह्यज नेत्र रोगों की संख्या 2 है। फिर इसके बाद हमने साध्यता असाध्यता के हिसाब से पढ़ लिया। वातिक साध्य कितने होते हैं, 5, वातिक याप्य 1 होता है और वातिक असाध्य 4 होते हैं। पित्तज
10 होते हैं टोटल, उसमें साध्य याप्य असाध्य कितने कितने हैं 6 2 2। कफज में साध्य याप्य असाध्य 11 1 1। फिर इसके बाद रक्तज नेत्र रोगों की संख्या होती है 16, उसमें कितने कितने हो गए 11 1 और 4, साध्य याप्य और असाध्य। सन्निपातिक 25 हैं, तो सन्निपातिक 25 में साध्य याप्य और असाध्य क्रम से 19 1 और 4 होते हैं, है ना। तो ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया, उपद्रविक अध्याय। इसमें हमने दोषानुसार नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, साध्यता असाध्यता के अनुसार पढ़ लिया। अब इसके बाद स्थान के अनुसार पढ़ना है, तो स्थान के अनुसार हम हर एक चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि दूसरा चैप्टर क्या है संधिगत नेत्र रोग विज्ञानी है, तो उसमें संधिगत नेत्र रोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद वर्तमगत नेत्र रोगों में वर्तमगत नेत्र रोगों का क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम हर एक चैप्टर में उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। संधिगत नेत्र रोगों की संख्या सुश्रुत ने 9 बताई है, वर्तमगत नेत्र रोगों की संख्या 21 है, शुक्लगत नेत्र रोगों की संख्या 11 है, कृष्णगत नेत्र रोगों की संख्या 4 है, दृष्टिगत नेत्र रोगों की संख्या 12 है, सर्वगत नेत्र रोगों की संख्या 17 है और बाह्य नेत्र रोगों की संख्या 2 है। तो ये स्थान के अनुसार हो गया, है ना। इनकी डिटेल हमको अलग अलग चैप्टर में पढ़नी है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त हो गया, उपद्रविक अध्याय, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है संधिगत नेत्र रोग विज्ञानी है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।